सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर। दो लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स को पहचाना था, देखा था, और उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ा है। और अब थर्ड लेक्चर के बारे में आपको पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग कुछ जनरेटर के बारे में देखेंगे, कैसे वर्क करता है वो भी देखेंगे, और उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आज। तो कल जो लास्ट क्लास मैंने ली थी, सेकंड क्लास जो मैंने ली थी, उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, उसमें जनरेटर और मोटर के बारे में बताया था। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। दिस इज बेसिकली अ डायग्राम ऑफ डीसी मशीन। दिस इज बेसिकली अ डायग्राम ऑफ डीसी मशीन. This is overview of DC machine. Also, it can be a motor or generator. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोटर और जनरेटर दोनों बन सकते हैं। तो मोटर और जनरेटर दोनों बनने के लिए बेसिकली ये एक ओवरव्यू है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम है डीसी मशीन का। अगर अपन इसको यहां देखें तो दिस इज 4 पोल डीसी मशीन। देखिए, ये यहां जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड पोल। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। जैसे एक चीज बताई थी मैंने आपको, ये होता है स्टेटर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, और ये कॉइल होती है जिसको अपन बोलते हैं रोटर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग प्रोवाइड करती है, आर्मेचर वाइंडिंग जिससे कनेक्टेड रहती है, और फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर में होती है। तो यहां पर अगर अपन देखें द कंप्लीट आउटर पार्ट, इसको अपन बोलते हैं योक। जो आउटर पार्ट है उसको अपन बोलते हैं योक। दिस इज योक। और अगर अपन बात करें इनर पार्ट की, ये योक ही, योक क्या होता है, बाहर आउटर पार्ट को मॉडिफाइड बना दिया जाता है ताकि बाहर आयरन के थ्रू उसको स्ट्रक्चर को ढक दिया जाता है, जो अंदर जो वाइंडिंग्स दिखती है वो दिखे नहीं, तो उसको अपन बोलते हैं योक। और योक के अंदर होता है स्टेटर। दिस इज कॉल्ड स्टेटर। ये इनर पार्ट जो आप देख रहे हैं, ब्लू लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड स्टेटर। और इसी स्टेटर के अंदर पोल्स लगाए जाते हैं, उसी स्टेटर के अंदर पोल लगाए जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं पोल। ये आपका ग्रीन ब्लू जो मैं कर रहा हूं, इसको अपन बोलते हैं पोल। और जैसे ये पोल है, क्योंकि पोल के ऊपर अगर अपन वाइंडिंग वाउंड करेंगे तो वाइंडिंग बाहर नहीं निकल जाए, उसके लिए हमें लगाना होता है शू, जिसको अपन बोलते हैं पोल शू। जैसे ही हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, पोल शू का काम क्या है, एक तो वाइंडिंग निकलने से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देता है। देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी इतना सा था, अगर एक पोल की बात करें तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, जैसे ही मैंने शू लगा दिया तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है, वो ज्यादा हो सके। सो दिस इज पोल शू। पोल सा है ये, ताकि पोल शू के दो काम मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला, वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है निकलने से, और दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। अगर अपन नेक्स्ट देखें, अगर अपन नेक्स्ट देखें, उसके बाद आता है आर्मेचर। ये तो हो गया पूरा स्टेटर पार्ट। स्टेटर पार्ट मतलब जहां पर पोल लगे होंगे, पोल के अंदर वाइंडिंग होगी, और वो पोल के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं अपन फील्ड वाइंडिंग। पोल के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसको अपन बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। मैंने आपको दो वाइंडिंग्स बताई थी, एक थी फील्ड और दूसरी थी आर्मेचर। एक थी फील्ड और दूसरी थी आर्मेचर। फील्ड वाइंडिंग होती है स्टेटर में, और आर्मेचर वाइंडिंग होती है रोटर में। तो स्टेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है वो पोल के ऊपर वाउंड की जाती है। जस्ट दिस इज ग्रीन पार्ट, ये देखिए, पोल के अंदर वाउंड की जाती है, और ये स्टेटर पार्ट हो गया, आउटर पार्ट। फिर अपन चलते हैं रोटर के ऊपर। रोटर, ये आपका इनर जो कॉइल है वो आपकी कहलाती है रोटर, इसको अपन बोलते हैं रोटर। और इस रोटर को ही आर्मेचर कोर भी कहा जाता है। इस रोटर को ही आर्मेचर कोर भी कहा जाता है। और इस आर्मेचर कोर के अंदर जो वाइंडिंग होती है, देखिए, आर्मेचर कोर के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स के अंदर स्लॉट्स होते हैं, और स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग कराई जाती है।
आर्मेचर के अंदर क्या होते हैं? सेगमेंट्स, सेगमेंट्स के अंदर होते हैं स्लॉट्स, स्लॉट्स के अंदर होती है वाइंडिंग। ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको, ये रेड कलर ही आर्मेचर वाइंडिंग कहलाई जाती है। और इसके अंदर होते हैं सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर स्लॉट्स, और स्लॉट्स के अंदर अपनी कॉपर वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरीके से वाउंड होती है वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को दो तरीके से वाउंड किया जाता है, एक होती है वेव और दूसरी होती है लैप। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, एक होती है वेव और एक होती है लैप वाइंडिंग। सो दिस इज अबाउट द आर्मेचर वाइंडिंग। अब डीसी मशीन का एक मेन पार्ट होता है, डीसी मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और एक मेन पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर बेसिकली जनरेटर में काम आता है, मोटर में ये नहीं होता है। ब्रशेस लगे हुए होते हैं, मोटर से डायरेक्ट हमारे को, क्योंकि इनपुट में हम मोटर में करंट देते हैं और आउटपुट में अपने को मोशन मिलता है। सिमिलरली जनरेटर में हम इनपुट में मोशन देते हैं, आउटपुट में ईएमएफ मिलता है। अब प्रॉब्लम कहां आती है? क्योंकि जनरेटर के अंदर जो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ फैराडे लॉ, मोशन हुआ कॉइल के अंदर, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन देगी या रोटेट होगी, तो रोटेट होने से क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। और वो जो ईएमएफ जनरेट होता है वो एसी ईएमएफ जनरेट होता है। तो वहां पर हमारा ये कम्यूटेटर काम करता है, क्योंकि हमें आउटपुट डीसी जनरेटर है, तो आउटपुट हमें क्या चाहिए होगा? डीसी चाहिए होगा। इसलिए वहां पर क्या लगाया जाता है? ये कम्यूटेटर लगाया जाता है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर का क्या वर्क। दिस इज द कम्यूटेटर, ये सामने आपके जो है वो है कम्यूटेटर। अब ये कम्यूटेटर मैंने आपको बताया था कि डीसी जनरेटर में लगाया जाता है, क्योंकि डीसी जनरेटर में इनपुट जो होता है वो क्या होगा? मोशन, शाफ्ट को मूव कराया, शाफ्ट को मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईएमएफ एसी होता है। उस एसी को डीसी बनाने के लिए, क्योंकि आउटपुट हमें चाहिए डीसी, तो एसी को डीसी बनाने के लिए हमारा क्या काम करता है? यहां पर ये काम करता है कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर एक सिंपल सी आयरन रिंग्स होती है जो ब्रशेस के साथ शाफ्ट के ऊपर लगी हुई होती है। जैसे रोटर घूमेगा, जैसे रोटर घूमेगा वैसे ये कम्यूटेटर भी घूमेगा। तो रोटर के साथ अटैच होता है, ब्रशेस के साथ अटैच होता है, वो कम्यूटेटर कहलाता है। ये देखिए यहां पर येलो से कम्यूटेटर बना हुआ है। अब इस कम्यूटेटर को वर्क कैसे करता है वो थोड़ा सा आप यहां समझ लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जनरेटर में हमने इनपुट में फोर्स दिया, यानी कि मोशन दिया, उससे अपनी क्या बनी? करंट। उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लाइक E इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स की वजह से कौन जनरेट होगा? ईएमएफ। और वो ईएमएफ जो होता है वो एसी होता है। देखिए यहां पर जनरेट हुआ ईएमएफ एसी, देखिए सामने ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो हुआ एसी। अब ये कम्यूटेटर का रोल, क्योंकि हमें आउटपुट में तो क्या चाहिए? हमें आउटपुट में तो क्या चाहिए? डीसी चाहिए। यहां दिख रहा है हमें आउटपुट में तो डीसी चाहिए, पर मिल क्या रहा है? एसी। यहां इस जगह एसी मिल रही है अपने को। अब ये एसी को डीसी बनाने के लिए ये कम्यूटेटर वर्क करता है। देखिए जब पॉजिटिव हाफ है, जब पॉजिटिव हाफ ईएमएफ का बनता है, तो ये कम्यूटेटर पॉजिटिव और नेगेटिव में ही वर्क करता है, तो हमारे को पॉजिटिव हाफ मिल जाता है। मेन बात कब आती है? कम्यूटेटर अपना रोल कब प्ले करता है? जब नेगेटिव हाफ आता है एसी का, क्योंकि एसी इज अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। पॉजिटिव के बाद जब नेगेटिव हाफ आएगा एसी का, जैसे यहां पर नेगेटिव हाफ आएगा, जैसे इस जगह नेगेटिव हाफ आएगा, तो क्या होगा? ये कम्यूटेटर इस तरह से होता है। पहले पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वेवफॉर्म शो करी, और जैसे ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हाफ आएगा, तो ये कम्यूटेटर इस तरह से बन जाता है। मतलब इस तरह से उसका रोटेशन होने लग जाता है, अपनी पोजीशन को वो चेंज कर देता है इस तरह से। ये उसका इस तरह से अपनी पोजीशन को वो चेंज करता है। जैसे ही वो पोजीशन को चेंज करेगा, तो अब जब नेगेटिव आया तो कम्यूटेटर का भी नेगेटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बना लेता है। तो यहां पर ये पार्ट इस तरह से रोटेट होने लग जाता है। जब ये पार्ट रोटेट होगा इस तरह से, जैसे ही पार्ट रोटेट होगा तो नेगेटिव है और कम्यूटेटर में भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलकर यहां पर पॉजिटिव बना लेते हैं। तो हमारे को एसी से
डीसी मिल जाती है, और आउटपुट जो जनरेटर का होता है वो क्या होता है, डीसी। इसलिए कम्यूटेटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डीसी जनरेटर। नाउ कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ये बेसिक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन पे चलेंगे डायरेक्टली। अगर अपन जनरेटर की बात करें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल लगता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप सबको पता है, दिस इज राइट हैंड। राइट हैंड में 3 फिंगर्स को अपन देखते हैं, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, और मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। जो इंड्यूस होता है ईएमएफ वो मिडिल फिंगर बताती है, और जो डायरेक्शन बताती है मोशन का वो होता है थंब, और जो डायरेक्शन बताता है फोर फिंगर वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने आप लोगों को बताया था किसकी वजह से होता है, दिस इज फॉर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E is equals to N d phi by dt. So this is the part where you can easily calculate the direction of DC generator with the help of Fleming right hand rule, or it is known as generator rules also. Now we can go for a second slide. Now we can go for the next slide, that is Fleming left hand rule or a motor rule. Fleming left hand rule or a motor rule. बेसिकली मोटर में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोटर में इनपुट होती है करंट और आउटपुट होता है आपका मोशन। तो लेफ्ट हैंड रूल की अगर अपन बात करें, अगेन दीज आर द 3 फिंगर्स, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो हमारे को आउटपुट मिलता है इसमें फोर्स, और एंड दिस फोर्स इज कैलकुलेटेड एज BIL अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज लॉ, BIL. And middle finger indicates the direction of current and forefinger indicates the direction of magnetic field. So this is the motor rule, Fleming left hand rule. जनरेटर में लो लगता है फैराडे लो, मोटर में लो लगता है लॉरेंज लो, दैट इज F is equals to BIL, क्योंकि आउटपुट में अपने को फोर्स चाहिए, मैकेनिकल फोर्स चाहिए, जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इनपुट में करंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर में करंट दी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रोटेट हो गई। लेंथ ऑफ कंडक्टर के अंदर करंट दी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट हुआ, और उस फोर्स की वजह से कॉइल रोटेट हो गई, और हमें आउटपुट में क्या चाहिए था, मैकेनिकल फोर्स चाहिए था, शाफ्ट को रोटेट कराना था। सो दिस इज अ मोटर। नाउ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट is derivation of EMF equation of DC machine as generator and a motor. So यहां पर DC मशीन के डेरिवेशन अपन देखते हैं, और DC मशीन मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरेटर भी होती है और मोटर भी होती है। दोनों में फर्क आप लोगों को सेकंड क्लास के अंदर मैंने बता चुका था, और अभी भी आप लोगों को रूल्स के हिसाब से बताया। तो इसको कैसे नोट करेंगे, जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों EMF जनरेट होते हैं। आपने देखा होगा मोटर के अंदर भी EMF जनरेट होता है जिसको बोलते हैं बैक EMF EB, और जनरेटर के अंदर जो EMF जनरेट होता है उसको बोलते हैं अपन EG। तो यहां पर देखते हैं EMF इक्वेशन को डिराइव करते हैं। लेट P इज द नंबर ऑफ पोल्स, मैंने आपको बताया था कि पोल्स क्या होते हैं। Phi इज द फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स बनेगा। Z इज टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, क्योंकि आर्मेचर में अंदर कंडक्टर्स होते हैं। मैंने आपको बताया सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर स्लॉट्स, स्लॉट्स के अंदर कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कॉपर वाइंडिंग। N इज द स्पीड, किस स्पीड से रोटर रोटेट होगा। एंड A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग मैंने आपको बताया था दो तरीके से होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में जितने पोल होती है उतनी वाइंडिंग होती है, और वेव वाइंडिंग, वेव इज लाइक लहरें, तो इसमें केवल 2 वाइंडिंग्स होती है। जितनी A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, कितने नंबर हैं उस पैरेलल पाथ के अंदर। तो यहां पर अपन A की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे,
ए की वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर लैप वाइंडिंग है तो मैंने आपको बताया था ए इज इक्वल्स टू पी होगा। अगर लैप वाइंडिंग है तो ए इज इक्वल्स टू पी होगा, और अगर वेव वाइंडिंग है तो ए बराबर 2 होगा। तो ए की वैल्यू यहां पर हमेशा फिक्स है। अगर नंबर ऑफ पोल्स आपको दे रखे हैं तो ए इज इक्वल्स टू पी डायरेक्ट ले लीजिए। 4 पोल मशीन तो ए की वैल्यू हो गई 4। अगर वेव वाउंड मशीन है तो वेव वाउंड मशीन है तो आपको ए की हमेशा 2 लेनी है। सो ए इज इक्वल्स टू 2। अब बात करते हैं अपन कैसे ईएमएफ इक्वेशन डेवलप होती है। आप सबको पता है ईएमएफ जो जनरेट होता है वो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और फैराडे लॉ आपको पता है कि डी फाई बाई डी टी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर डी फाई को हम लोग लिख सकते हैं, in one revolution of the armature, flux cut by one conductor is given by flux cut by one conductor, that is p phi. The very first equation is p phi. देखिए यहां पर जो d phi है उसको हम p phi लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स में ही फ्लक्स जनरेट हो रहा है ड्यू टू दिस नंबर ऑफ पोल्स। सो इट इज इक्वेशन नंबर 1, p into phi. Now टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि t यहां पर t है और t की वैल्यू क्या होगी 60 अपॉन n। t इज इक्वल टू 60 अपॉन n, क्योंकि एक मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे, टाइम टेकन कितना होगा 60 अपॉन n। तो इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं यहां बात करूं क्योंकि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है तो यहां पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, E इज इक्वल टू पी फाई अपॉन टी, पी फाई अपॉन टी। और यहां पर T की वैल्यू अगर अपन लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से तो E की वैल्यू हो जाती है पी फाई अपॉन 60 n। यहां मैं लिख रहा हूं E की वैल्यू हो जाती है पी फाई अपॉन 60 इंटू n, क्योंकि T की वैल्यू 60 अपॉन n है तो E इज इक्वल टू पी फाई n upon 60. So this is the EMF equation. अभी EMF पूरा नहीं आया क्योंकि जो EMF जनरेट होता है वो कंडक्टर की वजह से होता है, और कंडक्टर मतलब उसके कितने पैरेलल पाथ हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन होना अभी बाकी है जो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां उसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी E इज इक्वल्स टू पी फाई एन अपॉन 60। अब अगर मुझे कंप्लीट ईएमएफ चाहिए, द नंबर ऑफ कंडक्टर्स, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर्स सीरीज में है और कितने पैरेलल पाथ उसके हैं वो कहलाता है जेड अपॉन ए। इस जेड अपॉन ए को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके साथ तो ये बन जाता है कंप्लीट ईएमएफ। यहां पर देखिए जेड अपॉन ए को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ई के साथ तो ये कंप्लीट ईएमएफ बन जाता है। उसकी वैल्यू कहलाती है पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए। दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन फॉर डीसी मशीन। E is equals to P phi Z upon N upon 60A. P phi Z N upon 60A. ध्यान रखिएगा कैसे आई EMF, हमने डायरेक्ट लिखा है P phi N upon 60 into number of conductors in series connected in series per parallel path, that is Z upon A. तो यहां से हमारे को EMF इक्वेशन मिल जाती है, और हम स्मॉल n भी निकाल सकते हैं। अगर मैं कैपिटल N अपॉन 60 को स्मॉल n लिख देता हूं तो यहां पर हमारी इक्वेशन फिर से बन जाती है P Z phi स्मॉल n अपॉन A, दैट इज द n इज द रिवोल्यूशन पर सेकेंड RPS। अगर मुझे EMF इक्वेशन को और थोड़ा सा सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, आप सबको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पोल्स फिक्स्ड होते हैं किसी भी मशीन के लिए। जैसे 4 पोल मशीन की बात करूंगा तो नंबर ऑफ पोल्स फिक्स हो जाएंगे। सिमिलरली Z अपॉन A भी हमेशा फिक्स होगा क्योंकि 4 पोल्स है तो उसका A भी फिक्स हो गया। अगर वेव बाउंड है तो 2 और लैप बाउंड है तो 4, और सिमिलरली नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी उस मशीन के लिए फिक्स्ड होंगे। तो यहां पर इस इक्वेशन के अंदर आपका Z फिक्स है, A फिक्स है, P फिक्स है किसी भी इंडिविजुअल मशीन के लिए, तो इन सबको फिक्स्ड है तो उसको मैं एक कांस्टेंट मान सकता हूं जिसको अपन बोलते हैं K। तो E इज इक्वल्स टू K phi n। दिस इज अगेन अ EMF इक्वेशन। E इज इक्वल्स टू K phi n। K इज द कांस्टेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पोल्स को और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ Z अपॉन A को। So this is the EMF equation
और इस ईएमएफ इक्वेशन को एट द लास्ट पॉइंट पर अपन ले जाते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन क्या जनरेट हुई है, आप सबको पता है क्या हुई है, P फाई एन जेड अपॉन 60A। अगर ये जनरेटर है तो जनरेटेड ईएमएफ कहलाएगा, अगर ये जनरेटर है तो जनरेटेड ईएमएफ कहलाएगा, जिसको अपन बोलेंगे ईजी, जनरेटेड ईएमएफ। और अगर ये मोटर है तो ये कहलाएगा बैक ईएमएफ, जिसको अपन बोलेंगे ईबी। दोनों के अंदर ईएमएफ सेम जनरेट होता है। मैंने आपको बताया था मोटर के अंदर जैसे करंट जाएगी तो ईएमएफ जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली फोर्स जनरेट होगा, तो आउटपुट अपने को मैकेनिकल मिल जाएगा। सिमिलरली जनरेटर के अंदर अपन मैकेनिकल फोर्स देंगे तो एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको कम्यूटेटर के थ्रू अपन डीसी करंट बना देते हैं बाद में। तो दोनों के अंदर अगर जनरेटर होगा तो ईजी लिखना है, और अगर मोटर होगा तो हमें ईबी लिखना है, दैट इज बैक ईएमएफ। नाउ जब हमें इक्वेशन पता हो गई ईएमएफ इक्वेशन, तो अब अपन चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन यहां सामने। न्यूमेरिकल को सबसे पहले पढ़ना है अपने को, इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले पढ़ना है, और उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए सिंपल सी बात है, सामने लिखा हुआ है एन 4 पोल लैप कनेक्टेड डीसी मशीन हैज 960 कंडक्टर्स। जो है वो गिवन में लिख लीजिए, और यहां पर दिस इज 4 पोल मशीन। ये देखिए 4 पोल मशीन आपको साफ साफ नजर आ रही है, दिस इज 4 पोल मशीन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पोल्स यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। 4 पोल यानी कि गिवन, यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए गिवन क्या है, पोल कितने, 4। फिर लिखता है लैप कनेक्टेड। मैंने आपको बताया था लैप मतलब ए की वैल्यू दे रखी है, ए इज इक्वल टू पी। अगर लैप है तो ए इज इक्वल टू पी लेना है, यानी कि ए इज इक्वल टू पी, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई, 4। जब ए की वैल्यू भी 4 हो गई, पी की वैल्यू 4 है, और हैज 960 कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब डायरेक्टली आपको जेड दे दिया, 960 कंडक्टर्स आपको डायरेक्टली जेड दे दिया। उसके बाद अगर अपन बात करें, कैलकुलेट और डिटरमाइन द जनरेटर ईएमएफ व्हेन द फ्लक्स पर पोल इज, फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर, 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर। उसके बाद स्पीड भी दे रखी है, स्पीड इज 400 आरपीएम, एन की वैल्यू आपको दे रखी है 400 आरपीएम। कैलकुलेट क्या करना है, जनरेटेड ईएमएफ, और ईजी की वैल्यू आपको पता है बच्चों, ईजी क्या होता है, पी एन फाई जेड अपॉन 60A। अब क्या दिक्कत है, बहुत इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। पी आपको दे रखा है, एन आपको दे रखा है, फाई आपको दे रखा है, जेड आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, 60 आपके पास है, तो इजीली आप ईजी निकाल सकते हैं। ये देखिए पी की वैल्यू 4 लगाएंगे, ए की वैल्यू भी 4 लिखेंगे, एन की वैल्यू आप 400 लिखेंगे, फाई की वैल्यू 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिखेंगे, और जेड की वैल्यू 960 लिखेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 265 वोल्ट। करके देखेगा सब लोग कैलकुलेटर के थ्रू करके देखेगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 265 वोल्ट। अगला पार्ट क्या दे रखा है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन याद रहेगी तो सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इफ मशीन हैज वेव वाइंडिंग एट व्हाट स्पीड शुड द आर्मेचर बी ड्रिवन टू जनरेट 450 वोल्ट। यानी कि अब स्पीड पूछ रहा है, इसी इक्वेशन से एन निकाल लेते हैं। एन क्या होगा बोलो, ई जी 60A अपॉन पी फाई जेड। इजी, इसी इक्वेशन में से एन की वैल्यू मैंने निकाल ली, एन क्या होगा 60 इंटू ए इंटू ई जी अपॉन पी फाई जेड। अब आपको क्या क्या दे रखा है, मशीन है वेव वाइंडिंग, चेंज हुआ है कुछ, लैप की जगह वेव हो गई, तो वेव की जगह हमेशा आप याद रखिएगा ए इज इक्वल टू 2 लेना है। यहां पर ए की वैल्यू 2 लिखेंगे। ईजी आपको दे रखा है 450 वोल्ट, 450 वोल्ट दे रखा है, ईजी आपको यहां पर 450 वोल्ट दे रखा है। जो कैलकुलेट किया वो नहीं लेना है, जो दे रखा है वो लेना है, 450 वोल्ट। 60 आपके पास है, ए इज इक्वल टू 2 क्योंकि वेव वाइंडिंग है, पी 4 पोल मशीन है दे रखा है पहले से, फाई फ्लक्स आपको दे रखा है पहले से 40 मिली वेबर, और जेड यानी कि 960 कंडक्टर्स आपको दे रखे हैं। जब आप ये वैल्यूज इसमें रखोगे तो आपके पास एन आ जाएगा 352 आरपीएम। बहुत इजी है न्यूमेरिकल।
अगर आपको ये याद है तो क्या याद होनी चाहिए? द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, दैट इज पी एन फाई जेड अपॉन 60A। आपसे ई पूछ सकता है, एन पूछ सकता है, क्योंकि जेड पी फाई आपको कांस्टेंट दे सकते हैं। फ्लक्स भी पूछ सकता है अगर ई और पी की वैल्यू आपके पास है तो। नाउ वी कैन गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है, सेम क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। 8 पोल दे रखा है, यानी P की वैल्यू 8 दे रखी है। वेव वाइंडिंग है, यानी कि A की वैल्यू ऑलवेज 2 है। वेव वाइंडिंग में A की वैल्यू 2 होती है। 600 कंडक्टर्स, Z की वैल्यू 600 कंडक्टर्स हैं। आपको वही E निकालना है। E आपको पता है क्या होता है, P N by Z अपॉन 60A। फ्लक्स दे रखा है आपको फाई, कितना दे रखा है 0.08 वेबर, और स्पीड दे रखी है आपको 215 आरपीएम। कितना इजी हो गया क्वेश्चन। P आपके पास 8 है, N आपके पास 215 है, फ्लक्स आपके पास 0.08 है, Z आपके पास 600 है, A आपको 2 दे रखा है क्योंकि वेव वाइंडिंग है। जैसे ही आप इसमें रखोगे तो E आपके पास आ जाएगा 688 वोल्ट, सॉरी 688 वोल्ट, 250 आपके पास टोटल कैलकुलेशन हो जाएगी, 688 आपके पास वोल्टेज में आ जाएगा। सिमिलरली हम आपको फ्लक्स पर पोल अगर चेंज कर दिया, फ्लक्स की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में चेंज कर दी, तो स्पीड पूछ रहा है, तो इजीली आप स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं विथ दिस फॉर्मूला n इक्वल्स टू E इंटू 60 इंटू A अपॉन P बाय Z। यहां पर आप सारी वैल्यूज रखेंगे। 500 वोल्ट E की वैल्यू, 60 आपके पास है, A आपका 2 है ही, P आपका नंबर ऑफ पोल्स 8 है, फ्लक्स की वैल्यू इसने यहां पर नहीं दी है 0.05 वेबर, तो Z आपके पास 600 कंडक्टर्स हैं, तो इजीली आप यहां पर वोल्टेज निकाल सकते हैं, आप स्पीड निकाल सकते हैं 250 आरपीएम। यहां पर आपका जो वोल्टेज आया था वो आया था 688 वोल्ट, और यहां पर आपकी जो स्पीड आई है वो आई है 250 आरपीएम। तो इजीली ऐसे क्वेश्चंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको आप जरूर पढ़ें, अच्छी तरह से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस न्यूमेरिकल में एक छोटा सा चेंज भी होता है, वो चेंज मैं आपको एक थर्ड न्यूमेरिकल में बता देता हूं। ये देखिए, दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल। इसमें छोटा सा चेंज किया है ताकि आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल आए आप उसको सॉल्व कर पाए। छोटा सा चेंज किया है, P नंबर ऑफ पोल्स आपको 2 दे रखे हैं। ये देखिए 2 पोल मशीन है, ये सामने दिख रही है 2 पोल मशीन, ये 2 पोल मशीन आपको सामने दिख रही है। जनरेटर वेव वाउंड, देखिए वेव वाउंड दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू हमेशा 2 है। आर्मेचर हैज, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 62 स्लॉट्स एंड ईच हैविंग 12 कंडक्टर्स। अब यहां पर जेड की वैल्यू क्या लें बच्चों, जेड की वैल्यू क्या लें, क्या 12 लें या 62 लें? मैंने आपको बताया था जेड मतलब कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स कहां होते हैं, सेगमेंट में। सेगमेंट के बाद होता है स्लॉट, स्लॉट के बाद होता है कंडक्टर। ये होता है सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर होते हैं स्लॉट्स। जैसे सेगमेंट एक है, स्लॉट्स कितने हैं 3, और हर 3 स्लॉट्स में 3 कंडक्टर हैं, तो टोटल कंडक्टर कितने हुए बच्चों, टोटल कंडक्टर हुए 9, यानी कि स्लॉट्स मल्टीप्लाई बाय द कंडक्टर, तब जाकर आएंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। जैसे 62 स्लॉट्स हैं, इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर जेड तब आएगा। यहां पर 12 नहीं रखना है ना 62 रखना है, मल्टीप्लाई करना है स्लॉट्स इंटू कंडक्टर, क्योंकि हर स्लॉट में कंडक्टर्स होते हैं। फ्लक्स आपको दे रखा है 0.02 वेबर, और आपसे पूछ ली स्पीड, जबकि ई दे रखा है आपको 250 वोल्ट, और आपको पता है ई होता है पी एन फाई जेड अपॉन 60A। यहां से आप एन निकाल लीजिए, ई 60A अपॉन पी फाई जेड। ई आपको दे रखा है 250, 60 आपके पास है, ए हमेशा 2 है क्योंकि वेव बाउंड है, पी नंबर ऑफ पोल्स 2 दे रखे हैं, फाई 0.02 दे रखा है, और जेड आपने निकाला कहां से, नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाई द कंडक्टर, तो 62 इंटू 12 यहां रख देंगे। जैसे ही आप रखेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी, जो स्पीड आएगी वो आपके पास सिंपल सी बात है
कैलकुलेशन करने पर, मैं आपको कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका, आपके पास हमेशा कैलकुलेटर होना चाहिए। उस कैलकुलेटर के अंदर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस कैलकुलेशन में क्या रखना है, सिंपल सी बात, ये वाला कैलकुलेटर जो आप लोगों के पास होता भी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ भी है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ई की वैल्यू आपको दे रखी 250 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास दे रखा है हमेशा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपकी वैल्यू ऊपर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 30,000 अपॉन P5Z। P आपको दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको दे रखा है 0.02 एंड Z आपको दे रखा है दैट इज 62 इंटू 12, तो नीचे आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 29.76। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 30,000 को 29.76 से, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 1008 आरपीएम। तो आपके पास स्पीड आ गई 1008 आरपीएम। बहुत इजी सी कैलकुलेशन यहां पर आपको दिखाई गई है, और ये कैलकुलेशन आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स कर सकते हैं, एग्जाम में भी कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन वेयर वी गेट, दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन वेयर वी गेट न्यूमेरिकल, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पर अपन इस क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको 3-4 तरह के न्यूमेरिकल्स बताए हैं। जेड का ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स डायरेक्टली दे रखे तो जेड को डायरेक्टली यूज करें, और अगर अपन ने नंबर ऑफ कंडक्टर्स की जगह नंबर ऑफ स्लॉट्स दे रखे हैं तो स्लॉट्स इनटू कंडक्टर करना है, और सेगमेंट्स दे रखे हैं सेगमेंट्स इनटू स्लॉट्स इनटू कंडक्टर लेना है। आप इस इक्वेशन से ई की वैल्यू, एन की वैल्यू और फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर बाकी की अपने को वैल्यूज दे रखी है तो। So this is all about the EMF equation of EMF equation of DC machine। जनरेटर के बारे में अपन ने पता करा आज कि किस तरह से कम्यूटेटर वर्क करता है। EMF इक्वेशन देखी है, तो यहां पर आपको कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने को दिए गए हैं, तो न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व करिएगा। कुछ न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली आप बुक से देख सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली ऑनलाइन देख सकते हैं, तो न्यूमेरिकल को घर पे जरूर सॉल्व करिएगा। इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग एसी मशीन्स पढ़ेंगे 4th लेक्चर के अंदर। सो तीनों लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखिएगा डीसी मशीन के। दिस इज द बेसिक्स फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। नाउ वी कैन गो फॉर एसी लेक्चर्स इन लेक्चर नंबर 4। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।